स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में कि एक्चुअलिटी में फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं और कितने तरह के फॉसिल फ्यूल होते हैं, जिनको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में कि किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या करता है, काम करता है। तो मेजर पोर्शन हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही है, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल की। उससे पहले जो भी स्टूडेंट जो भी चैनल पे नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम बाय टाइम मिलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, जिससे कि आपको नॉलेज मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल की। एक्चुअलिटी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन की। तो देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेस। एक्चुअलिटी में फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि बहुत पुराने समय में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद वो उस जमीन में ही रह जाते हैं और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वो बरीड हो जाते हैं, लेकिन टोटली एक्चुअलिटी में डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो उन प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कहा जाता है, उनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। उन्हीं से क्या बनता है, हमारा फॉसिल फ्यूल बनते हैं। अब ये जो फॉसिल फ्यूल हम पढ़ रहे हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कितने तरीके के फॉसिल फ्यूल हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोल के बारे में। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। ठीक है ना, नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल इज पेट्रोलियम। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं एलपीजी के बारे में एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे सीएनजी के बारे में। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये चार फॉसिल फ्यूल्स हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारे पास कोल, सेकंड है पेट्रोलियम, थर्ड है एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड द फोर्थ इज सीएनजी, दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इन चारों को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉसिल फ्यूल है दैट इज कॉल्ड कोल। तो चलिए कोल के बारे में बात करते हैं। इट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल ऑन अर्थ। इट इज एसेंशियली कार्बन एंड इट इज मेनली यूज्ड एज कंबशन फ्यूल। एक्चुअलिटी में क्या होता है, जो कोल है ना, वो मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको सबसे ज्यादा फुलफिल करने वाला जो फॉसिल फ्यूल है दैट इज कॉल्ड कोल। दैट मीन 50%, देखिए 50% एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है, 50% एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमारा कौन फुलफिल करता है, कोल के थ्रू हमारी 50% एनर्जी का क्या होता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। अब देखिए, इट इज एसेंशियली कार्बन एंड इज मेनली यूज्ड एज कंबशन फ्यूल। ये किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। सबसे ज्यादा क्या रहता है इसके अंदर, कार्बन रहता है। कैसे, देखिए एक्चुअलिटी में क्या होता है, जब पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो कोल है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। देखिए, लॉन्ग टाइम, जैसे पुराने समय की अगर बात करूं, जो पेड़ होते हैं, जनरली ट्रीज जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और डेड होने के बाद वो सरफेस पे आ जाते हैं। अब वो क्या होता है, पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। उनके ऊपर अर्थ का वो प्रेशर लगता है, टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, लेयर्स का प्रेशर लगता है। तो ये सारे फिनोमिना काम करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। अब क्या होता है कि वो क्या हो जाते हैं, कार्बन पूरा रिच होता है, उनमें रिचर 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 इन कार्बन होते हैं। और जब तक कि वो कोल के रूप में नहीं बन जाते, तब तक उनमें कार्बन के जो वो कंटेंट्स है वो मैक्सिमम होता चला जाता है, रिच ही रिच होने जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसी को हम किसके लिए यूज करते हैं, कंबशन के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से जो हमारा कोल होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है, कार्बन की रहती है। ठीक है ना। अब देखिए, वेराइटीज ऑफ कोल। अब वेराइटीज ऑफ कोल की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है पीट। पीट में कार्बन की जो क्वांटिटी रहती है दैट इज 27%। अब जो ट्रीज है, जो प्री हिस्टोरिक प्लांट्स हैं, वो नीचे नीचे रहते हैं। अब उनमें कार्बन की मात्रा बढ़ती रहती है, जब तक कि वो कोल में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक वो क्या होता है, उनमें कार्बन रहता है। ठीक है ना, कार्बन कंटेन करता है। अब क्या होता है, पीट में 27% क्या होता है, कार्बन होता है। दूसरी वेराइटीज आती है लिग्नाइट, जिसमें 28 to 30% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है ना। देखिए, कार्बन कंटेन कर रहे हैं, इसलिए इनको अलग अलग वेराइटीज में दिखाया गया है। बिटुमिनस जो होता है 78 to 87% होता है और एंथ्रासाइड 94 to 98%। तो दैट मीन्स एंथ्रासाइड जो होता है वो क्या है,
मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग होता है और पीट जो होता है वो मिनिमम कार्बन कंटेनिंग आपका कोल का वैरायटी रहता है, ठीक है ना। तो हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा रहता है, एंथ्रासाइट, और जो हमारा पुअर रहता है दैट इज कॉल्ड पीट, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है कोक। अब एक्चुअलिटी में कोक का मतलब क्या होता है, देखिए व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि जब कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस से जो कोल है वो किस में चेंज हो जाता है, कोक में हो जाता है। और एक्चुअलिटी में कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल। और जो कोक होता है वो एक्चुअलिटी में बेटर फ्यूल होता है किससे, कोल से। नेक्स्ट आता है कोल माइनिंग। अब देखिए कोल माइनिंग यानी कि जो कोल है वो निकाला भी जाता होगा ना कहीं से, तो एक्चुअलिटी में कोल कहां से निकाला जाता है, अबाउट 80% ऑफ कोल कम्स फ्रॉम ओपन कास्ट माइनिंग। देखिए 80% जो कोल है वो ओपन कास्ट माइनिंग टेक्निक होती है, जिसको सरफेस स्ट्रिप टेक्निक भी कहते हैं, उससे निकाला जाता है। पहले क्या होता था, पहले अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी, जिसमें क्या होता था, जो कि क्या है, डेंजरस रहती थी, क्योंकि उसमें रूफ वगैरह क्या हो जाती थी, कोलैप्स हो जाती थी, और जो मजदूर है वो दब के बेचारे मर जाते थे। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, ओपन कास्ट माइनिंग का हमने इस्तेमाल किया, जिसको स्ट्रिप माइनिंग, सरफेस स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि सरफेस की जो पूरी लेयर है उसको निकाल दिया जाता है, और वो नेचुरल प्रोसेस से दोबारा वो लेयर क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। तो 80% जो काम हो रहा है कोल निकालने का वो किससे हो रहा है, ओपन कास्ट माइनिंग से हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं कोल माइनिंग इन इंडिया। अब इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एंड मध्य प्रदेश में। तो ये जो आपके स्टेट्स है इनमें मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या मिलता है, कोल मिलता है। और इन्हीं कोल की जो जहां से कोल मिलता है, इसी कोल की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। कोल का जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा पहला फोसिल फ्यूल था ये कोल के बारे में था, आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट फोसिल फ्यूल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। देखिए पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल, ठीक है ना। रॉक ऑयल इसका क्या होता है, मतलब होता है। देखिए पेट्रा जो वर्ड है, अब पेट्रोलियम में जो पेट्रा जो वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है, रॉक। और ओलियम जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, ऑयल। मतलब पेट्रोलियम जो बनता है वो दो वर्ड से बनता है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल कहते हैं, ठीक है ना। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन विच आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब एक्चुअलिटी में जो पेट्रोलियम होता है वो कई सारे मिक्सचर से बनता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से बनता है। तो बेसिकली इसमें जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, देखिए हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है और कार्बन की जो मात्रा होती है वो मिक्सचर के रूप में होता है, कंपाउंड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके अलावा भी और भी मिक्सचर्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो बेसिकली पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, इसलिए उसको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है। और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं जो यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है ना। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का मैंने आपको देखिए डेफिनेशन बता दिया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, उसके बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, याद करने के लिए आसानी रहेगा, नोट्स बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि आज जो हमारे ड्राई लैंड्स होते हैं, ड्राई लैंड का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे क्या होता है, जो जमीन है वो बंजर हो चुकी होती है। तो आज जो ड्राई लैंड है वो प्री हिस्टोरिक टाइम पे या पुराने टाइम पे क्या होते थे, ओशियंस होते थे, ठीक है ना, ओशियंस होते थे। और ओशन में क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, है ना। अब जो हमारे मेराइन एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो ओशन में ही रहते हैं ना। अब क्या होता है कि वो मर जाते हैं और वो वहीं पे ओशन जो आज फिलहाल जो ड्राई लैंड है वो वहीं पे रह जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, उन पे प्रेशर लगता है, वो नीचे नीचे सरफेस में जाना स्टार्ट करते हैं। अर्थ का फॉर्मेशन होता है, लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, उनके ऊपर प्रेशर लगता है, हीट लगता है, प्रेशर होता है, उस वजह से वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो ऑयल के रूप में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जो ऑयल निकलता है वो पेट्रोलियम नहीं निकलता है स्टूडेंट, वो निकलता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर का होता है, इसलिए उसको कई बार क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑयल भी कहते हैं। देखिए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया कि जो पेट्रोल है उसका रिफाइनिंग करना। देखिए
इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्रूड ऑयल। हम क्या कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल निकला है ना, ब्लैक कलर का जो ब्लैक ऑयल निकला है, क्रूड ऑयल जो निकला है, उसको उसमें सेपरेशन करना इनटू डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शन, मतलब उस क्रूड ऑयल को साफ करना जिससे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो निकल सके। दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्रूड ऑयल इनटू द डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शन विच इज कैरिड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये जिस प्रोसेस से निकाले जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही क्रूड ऑयल में से बाकी सारे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो निकाले जाते हैं। देखिए रिफाइनिंग की अगर हम बात करें तो मथुरा में रिफाइनरी है, पानीपत में रिफाइनरी है, वो सब क्या करती है, वो इसी तरीके से पेट्रोलियम को रिफाइन करने का काम करती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी रिफाइनरी होती है, उसका मतलब क्या कहते हैं, रिफाइनिंग होता है ना, और वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में निकलता है। तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑल द प्रोडक्ट, देखिए फ्यूल ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, पेट्रोलियम गैस, आर फॉर्म ड्यू टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब देखिए फ्यूल ऑयल है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, गैसोलीन है और पेट्रोलियम गैस है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये तो निकलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से, मतलब कि क्रूड ऑयल का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है प्रोसेस, उसमें से ये निकलते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड यूज्ड एज फ्यूल। अब देखिए कुछ होते हैं जो बिना रिफाइन के क्रूड ऑयल के साथ ही निकलते हैं ना, क्रूड ऑयल में रहते हैं। जैसे कि हम बात करें पैराफिन वैक्स की, एस्फाल्ट की और लुब्रिकेटिंग ऑयल की। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको रिफाइनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इनको अगर हम हीट करते हैं, देखिए इनको हम बर्न करते हैं तो उससे क्या निकलता है, हीट निकलता है, और उसी हीट का हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं किसके रूप में, फ्यूल के रूप में। इसी हीट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको पता है ना, बाइक वगैरह में या जो व्हीकल्स होते हैं उनमें डाला जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पेट्रोलियम का जो डिटेल था मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी बता दिया, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और आराम से इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है थर्ड, दैट इज कॉल्ड एलपीजी। ठीक है ना, एलपीजी हम पढ़ने वाले हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एलपीजी के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारा जो फॉसिल फ्यूल है दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो एलपीजी का फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या होगा, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए, ऑन लिक्विफैक्शन पेट्रोलियम गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड विच इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए लिक्विफैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि पेट्रोलियम जो गैस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इसका मतलब जब पेट्रोलियम गैस जो होती है जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफैक्शन, और इसी के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन। अब देखिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो रहता है एलपीजी का वो क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है। दो इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन आल्सो। देखिए ब्यूटेन के अलावा इसमें क्या रहता है, इथेन की मात्रा रहती है और प्रोपेन की भी मात्रा रहती है। तो बेसिकली एलपीजी में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अगर आपसे पूछे तो एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन, और स्मॉल अमाउंट में क्या रहता है, उसमें इथेन भी रहता है और प्रोपेन भी रहता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना। इसमें क्या है कि जो एलपीजी होता है, देखिए उसको स्टोर करना बहुत आसान रहता है, उसको सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। आपने घरों में सिलेंडर्स देखे हैं ना, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। अब उसका तरीका क्या रहता है कि उसमें रेगुलेटर रखा होता है, रेगुलेटर रखता है रेड कलर का, रेगुलेटर की नॉब होती है, उसको हम ऑन करते हैं। तो नॉब को जब ऑन करेंगे तो जो पाइप होता है ट्यूब, उसमें से एलपीजी लिक्विड की फॉर्म, वो वेपर की फॉर्म में निकलता है। मतलब जो रेगुलेटर है वो क्या करता है, वो लिक्विड को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करके, और जो पाइप में वेपर की फॉर्म में आपका वो गैस निकलता है और बर्नर में जाता है। बर्नर में फिर आप उसको क्या करते हैं, बर्न जो मैच स्टिक से या लाइटर के थ्रू उसको बर्न करते हैं, जिससे कि आप जो कुकिंग वगैरह प्रोसेस कर सकते हैं। तो एलपीजी को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसको कुकिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना, कुकिंग गैस के रूप में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कुकिंग गैस भी इसको हम कहते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है, इट इज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल। सबसे ज्यादा हाई कैलोरीफिक फ्यूल क्या होता है, दैट इज एलपीजी। कितना होता है,
50 किलो जूल पर ग्राम। दैट मीन जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है एलपीजी की कितना होता है 50 किलो जूल पर ग्राम। सेकंड की अगर हम बात करें, इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड इज पॉल्यूशन लेस। देखिए सबसे मेन जो एडवांटेज रहने वाला है वो ये रहेगा कि ये स्मोक फ्री रहता है और पॉल्यूशन लेस होता है, मतलब किसी भी तरह का कोई स्मोक नहीं होता और ना ही इसमें कोई पॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज अ नीट एंड क्लीन फ्यूल। नीट एंड क्लीन फ्यूल है, किसी भी तरीके से कोई पॉल्यूशन या फिर कुछ भी स्मोक वगैरह नहीं रहता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीट एंड क्लीन फ्यूल बोलते हैं। एंड इट इज कन्वीनियंट टू यूज, और इसको यूज करना भी क्या रहता है स्टूडेंट, आसान रहता है। सिलेंडर्स में आसानी से इसको डाला जा सकता है लिक्विड की फॉर्म में, तो ये इजी टू क्या होता है, स्टोर होता है। दैट इज द गुड क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल। तो ये हमारा एलपीजी के बारे में था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्यूटेन, इसके अलावा क्या रहते हैं, इथेन और प्रोपेन रहते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको डिटेल बता दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छी लैंग्वेज में। लास्ट जो हमारा फोसिल फ्यूल रहने वाला है दैट इज कॉल्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम स्टडी करने वाले हैं, तो देखते हैं नेचुरल गैस। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम फोर्थ फोसिल फ्यूल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट फोसिल फ्यूल एंड इज यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड नियर एन ऑयल सोर्स। देखिए नेचुरल गैस जो होता है वो इंपॉर्टेंट फोसिल फ्यूल होता है, और ये मिलता कहाँ पे है, जो हमारे अंडरग्राउंड ऑयल सोर्स होते हैं ना, जो ऑयल के जो सोर्स होते हैं, जो वेल्स होते हैं, उनके आसपास हमें क्या मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है स्टूडेंट। ठीक है ना, समझ में आया आपको, इंपॉर्टेंट फोसिल फ्यूल है और मिलता कहाँ पे है, अंडरग्राउंड नियर एन ऑयल सोर्स। जो ऑयल सोर्स होता है उसके आसपास वहां पे आपका क्या मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है। नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर। देखिए एयर से क्या होता है, लाइट होता है, एंड इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका रहता है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, दैट इज मीथेन। तो मीथेन की मात्रा कितनी होती है, 95% होती है। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन भी रहता है। दैट मीन्स मीथेन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज 95%, एंड रिमेनिंग रहते हैं इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अदर कंपोनेंट फाउंड इन नेचुरल गैस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड नाइट्रोजन। अदर जो हमारे कंपोनेंट्स है वही मिलते हैं किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड नाइट्रोजन। तो ये भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ही आते हैं। तो मेजर पार्ट किसका रहता है, मीथेन का रहता है। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा होगा नेचुरल गैस क्या होता है, ऑर्डरलेस क्वांटिटी है, ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं रहता। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई गैस वगैरह लीकेज होता है तो उसका पता कैसे चलता है, क्योंकि वो दिखाई तो देती नहीं है। ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा एक बहुत रोटन एग जैसी क्या आती है, स्मेल आती है ना, बदबू सी आती है। तो वो क्या है, वो जो फ्लेवर होता है वो डाला जाता है, जिससे कि आपको लीकेज वगैरह के बारे में पता चल जाता है। ठीक है ना, यूजेस की बात करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। एक्चुअलिटी में जो नेचुरल गैस होता है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल में भी यूज करते हैं। ठीक है ना, इट इज यूज एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम थर्मल पावर प्लांट करेंगे तो वहां पे जो यूज करेंगे कंबशन फ्यूल, तो वो हम नेचुरल गैस आपको बता देंगे किस तरीके से यूज की जाती है। ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज कॉल्ड सीएनजी। नेचुरल गैस को जब कंप्रेस किया जाता है तो क्या बनती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनती है, विच इज इन लिक्विड फॉर्म। और ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ये किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एज बीइंग पॉल्यूशन फ्री। आपने सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा देखे होंगे ना, वो क्या होता है कि वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से ही चलते हैं, जो लिक्विड की फॉर्म में होती है। अब ये जो गैस होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होती है, इसमें कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, इसलिए बेस्ट अल्टरनेटिव है किसका, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है हमारा, ये नेचुरल गैस हो सकता है। ठीक है ना, सीएनजी हो सकता है। तो ये हमने नेचुरल गैस के बारे में आपको डिटेल बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, चारों जो फॉसिल फ्यूल है वो आपको समझ में आ गए होंगे, कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में और एलपीजी के बारे में आपको सारा डिटेल बता दिया है हमने। ठीक है ना, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट हमारा पावर प्लांट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला है, जिसी के ऊपर क्या है ये पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है।
दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको डिटेल में समझ में आने वाला है। देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, प्रिंसिपल क्या होता है। जब कभी जो वाटर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका हम यूज कर सकते हैं, किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और वही जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज की जाती है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड अ प्लांट विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और जो प्लांट बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है इस काइनेटिक एनर्जी से जो कि फ्लोइंग वाटर में मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और हर एक प्लांट की क्या होती है? अपनी कैपेसिटी होती है, जिसको बोलते हैं प्लांट कैपेसिटी। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट का डेफिनेशन आपको पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया कैसे काम कर रहा है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम की। तो हम इसका डायग्राम भी बताते जाएंगे और आपको वर्किंग भी बताते जाएंगे। तो देखिए ये आपका डायग्राम है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको क्या बताया हुआ है, देखिए आपको मैं डायग्राम डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले हमें ऊपर से स्टार्ट करना है। ऊपर रिजर्वायर है, रिजर्वायर के बाद क्या है? डैम है, डैम के बाद क्या है? जनरेटर दे रखा है, ट्रांसफार्मर दे रखा है, पावर हाउस है पूरा, आफ्टर दैट पावर लाइंस है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, नीचे बात करते हैं। इनटेक दिया हुआ है, कंट्रोल गेट्स दिए हुए हैं, पेन स्टोक दिया हुआ है, टरबाइन दिया हुआ है और आउटफ्लो दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से पूरा डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट है। ये आप इसको आराम से देखिएगा, इसमें पूरा डिटेल में समझ में आना है वाला है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिजर्वायर की। तो देखिए रिजर्वायर एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जहां पे पानी स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोलते हैं। अब देखिए रिजर्वायर में पानी स्टोर होता है, जैसे लेक्स वगैरह का जो पानी होता है, रिवर वगैरह का, वो हम स्टोर करना होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोलते हैं। जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल लेक होता है, जैसे मान लो गोविंद सागर लेक है हमारा, जो पानी कलेक्ट करता है कहां से? भाखड़ा डैम से। तो वो बेसिकली वो भी क्या है? एक रिजर्वायर है, स्टोरेज डैम की तरह काम करता है। ठीक है, ये जो डैम होता है, ये डैम क्या करता है? ये डैम मैंने आपको ही बताया कि जैसे भाखड़ा नागल डैम है जो कि गोविंद सागर लेक पे बना हुआ है, ये क्या करता है? वाटर को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है ना, रिजर्वायर का यही काम होता है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड, अब इसके बाद क्या होगा? पानी आपका रिजर्व हो गया ना, एक जगह पे स्टोर हो गया। अब इनटेक का मतलब क्या होता है? जहां पे पानी आपका लिया जा रहा है। ठीक है ना, अब ये कंट्रोल गेट्स होते हैं स्टूडेंट। कंट्रोल गेट्स को क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है। जैसे कंट्रोल गेट्स को ओपन किया जाएगा तो पानी है वो पेन स्ट्रोक, देखिए थर्ड पॉइंट आपको पेन स्ट्रोक दिया हुआ है। पेन स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? पाइपलाइन, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है पेन स्ट्रोक। पाइपलाइन मतलब जैसे ही कंट्रोल गेट्स को ऊपर किया जाएगा, आपका पानी जो है वो पेन स्ट्रोक में से आएगा। और ये टरबाइन दी हुई है, टरबाइन क्या करेगी? टरबाइन रोटेट करने का काम करेगी। जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर गिरता है तो टरबाइन क्या करती है? रोटेट करती है। तो जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा, अब टरबाइन जो है वो किससे कनेक्ट है? हमारा ट्रांसफार्मर जनरेटर से कनेक्ट है। ठीक है ना, जनरेटर अगर जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करेगा, जनरेटर भी रोटेट करना स्टार्ट करता है। और जनरेटर रोटेट करता है तो ये आपको पता ही है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, अब उसी के साथ हमने क्या लगाया हुआ है? ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसको लोअर टू हायर करने में काम करता है, मतलब एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है ना, तो इसलिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, इसलिए क्या कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है। अब इसके बाद पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है ये कहां जाती है? पावर लाइंस में जाती है, और ये तारों के थ्रू जा रही है। और ये आपकी जाती है कहां पे? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपके घरों में जहां भी सप्लाई देनी होती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है। ठीक है, टरबाइन पे पानी जब गिरता है तो वो पानी गिरता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है
वो यूज होती है और टरबाइन रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है जनरेटर के थ्रू। आफ्टर दैट जो टरबाइन से जो पानी निकलता है वो एक तरह से क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है ना। उस पानी को आउटफ्लो के थ्रू दिखाया हुआ है और उस पानी का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं, आप इरिगेशन पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये पूरा जो डायग्राम है ये इसी प्रोसेस को बता रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मैंने आपको पूरा बता दिया, इसको आप आराम से समझ सकते हैं, डायग्राम चाहो तो बना सकते हो आप, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस की। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए स्टूडेंट, एडवांटेजेस की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रोवाइड चीप इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है हाइड्रो पावर प्लांट से वो क्या होती है, सस्ती होती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। सेकंड पॉइंट आता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैव अ वेरी लो जनरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए सबसे ज्यादा प्लांट का जो कॉस्ट रहता है वो क्या होता है, अमूमन ज्यादा रहता है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट का जो जनरेशन कॉस्ट होता है वो लो रहता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या रहता है, लो रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब उसके जो रिपेयरिंग के जो पार्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, कम रहती है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ। सबसे बड़ी खास बात ये होती है इस पावर प्लांट की कि इसकी जो लाइफ होती है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है, लॉन्ग रहती है, ठीक है ना। द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स इज पॉल्यूशन फ्री। और सबसे बड़ी बात है रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एकदम से हम कह सकते हैं ना बहुत चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और पॉल्यूशन फ्री मिलती है, मतलब उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ये हमारे एडवांटेजेस। हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस की। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या रहता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहती है, शुरुआती जो खर्चा रहता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। हाइड्रो जनरेशन इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल रिवर्स एंड ऑल एरियाज। अब जितनी भी, अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो हर रिवर्स पे लगा दिए जाए या हर एरिया पे लगा दिए जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए साइट सिलेक्शन होता है। साइट सिलेक्शन में देखा जाता है कि एक्चुअलिटी में जहाँ पे वो प्लांट लग रहा है वो सुटेबल है या नहीं है। तो देखिए जहाँ पे रिवर्स है, हर रिवर के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट नहीं लग सकता है और हर एरिया में वो नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए आती है वो ये आती है कि एक्चुअलिटी में जो स्पेस कवर करता है ना, तो वहां पे जो आबादी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें एक तरह से ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। और जो भी वहां पे एनवायरमेंट होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज होता है। प्लांट्स वगैरह जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपको बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए जिससे कि आपको नॉलेज मिलता रहे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।